साथियों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ये साथियों देखिएगा, आज हम भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो कि आज की क्लास जो आपकी है, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैंने जीएस पेपर 1 यूपीएससी का जो मेंस का जीएस पेपर 1 है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले भारतीय कला संस्कृति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास शुरुआत करते हैं। एक बार हम टॉपिक दोबारा से जान लेते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर या भारतीय विरासत और कला संस्कृति के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, यानी कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कौन कौन से हमारे इसमें जोड़े गए हैं, उनको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। चलिएगा, तो देखिएगा, भारतीय विरासत और कला संस्कृति के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो भारतीय संस्कृति का प्राचीन से आधुनिक काल तक की कला संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको मैंने नीचे जो है अलग अलग हिस्सों में लिखा है। ए पार्ट के अंदर मैंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति हम पढ़ेंगे। बी पार्ट में मैंने लिखा है कि प्राचीन काल की कला संस्कृति के बारे में और विरासत के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला मैंने टॉपिक लिखा है जिसके अंदर मध्यकालीन कला संस्कृति के बारे में मैंने जिक्र किया है। उससे आगे मैंने बताया है कि आधुनिक काल की कला संस्कृति के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद में देखिएगा यूनिट नंबर 2 आपकी जो है उसके अंदर मैंने साहित्य व वस्तुओं के मुख्य जो पहलू है उनके बारे में जिक्र करते हुए लिखा है कि देखिएगा भारतीय कला संस्कृति का जो साहित्य है और जो भाषाएं हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पर जो है भाषाएं एवं साहित्य, भाषा तथा साहित्य की हम बात करेंगे। दूसरा आपका भारतीय लोक नृत्य, संगीत, नाटक, कला इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरी आपका मैंने लिखा है, तीसरी यूनिट जो है उसमें मैंने लिखा है कि भारतीय स्थापत्य कला के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसके बाद में भारत में शिक्षा का प्रचलन कैसे हुआ उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा इन टॉपिक्स के बारे में और इन यूनिट के बारे में हम भारतीय कला संस्कृति के अंदर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले देखिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये एक और है, क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग में काफी सारी चीजें आ रही होगी और आप लोगों के दिमाग में काफी सारे डिबेट चल रहे होंगे कि पता नहीं ये सर ने इतना शॉर्ट सिलेबस कैसे बना दिया, इतना बड़ा सिलेबस है उसको इतना शॉर्ट कैसे बता दिया। देखिएगा, इसके अंतर्गत होता यह है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, अब आप लोग अलग अलग कोचिंग संस्थान से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, अलग अलग वेबसाइट से अगर आप पढ़ रहे होंगे, अलग अलग बुक से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि बुक जो है उसको एक ग्रंथ बनाया जाता है। भारतीय कला संस्कृति लिखने वाला राइटर जो है उसको एक ग्रंथ बना देता है। उसका कारण यह है क्योंकि वो उसको इतिहास जो होता है, यानी कि भारतीय कला संस्कृति या विरासत की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर इतिहास को जो है हम अलग नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? अलग नहीं करते हैं। किसको? इतिहास को। अगर वो इतिहास को अलग नहीं करेगा तो उसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास का भी उसको जिक्र करना पड़ेगा, और जब वो जिक्र करेगा तो शॉर्ट फॉर्म में उसका जिक्र करेगा, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो मैं उन सब चीजों को, यानी कि ये सारी चीजें तो मैंने आपको जो है भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर आपको साहित्यिक स्रोत, वस्तुकला के मुख्य पहलू, इनके बारे में काफी अच्छे से मैंने जिक्र किया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने बात की है, आधुनिक के बारे में मैंने चर्चा की है। केवल मैंने वहां से जो टॉपिक छोड़े थे वो केवल भारतीय कला संस्कृति की दृष्टि से जो टॉपिक छोड़े थे उनको मैंने यूनिट वाइज लेकर, यूनिट के अंदर जो है मैंने फिर यूनिट बनाकर उसके बाद में मैं उसका टॉपिक डालकर उसके बाद में उसको कवर करने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, लेकिन इसको आप पढ़ते चलिएगा, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आप देखिएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस वेबसाइट से पढ़ रहे हैं या फिर जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा है। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो सकती है कि शायद हो सकता है कि वो टीचर इतिहास का ना हो, या फिर वो इतिहास का हो तब भी उसके पास में अगर पर्याप्त समय हो तो वो इतिहास को भी उसके साथ में जोड़कर आपको पढ़ा रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई टीचर इतिहास भी आपको पढ़ाए और कला संस्कृति भी वही टीचर पढ़ा रहा है, तो वो आपको उसको एक ही बार पढ़ाना पड़ेगा, जो कि वो भारतीय इतिहास में उसके आधे टॉपिक जो है भारतीय कला संस्कृति के और विरासत के जो टॉपिक है उनको आधे को कवर वो भारतीय इतिहास में ही कर देगा। उसके बाद में जो बचेगा, जो टॉपिक बचेगा, वो टॉपिकों को क्या करेगा, वो विरासत और कला संस्कृति वाले टॉपिक्स में कंप्लीट कर देगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इसका जो यूनिट नंबर 2 है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 जो है, यानी कि भारतीय विरासत कला संस्कृति, यूनिट नंबर 1 है जिसमें भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल से आधुनिक काल की कला की तक की बात की गई है। तो ये विरासत के बारे में और कलाओं के बारे में जो बात की गई है, इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आपका होने वाला है यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर साहित्य और वस्तुकला है। क्योंकि देखिएगा, भारतीय विरासत कला संस्कृति के अंतर्गत अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो मैंने इसलिए ये आपको कह रहा हूं कि यानी कि ये आसान है या फिर ये यूनिट अनइम्पोर्टेंट है। तो अनइम्पोर्टेंट इसको आप कह नहीं सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो है आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार इससे रूबरू होंगे, जो चीजें हमने वहां पर छोड़ी है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है और आप लोगों का भी सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि एक ही टीचर आपको भारतीय संस्कृति पढ़ा रहा है, भारतीय क्लास संस्कृति पढ़ा रहा है, विरासत पढ़ा रहा है, और एक ही टीचर आपको इतिहास पढ़ा रहा है, क्योंकि वो टीचर ने जो है सिलेबस का एनालिसिस जो है मैंने पूर्ण तरीके से किया है। उसके बाद में सिलेबस एनालिसिस करने के बाद में मैंने नोट्स तैयार किए हैं, नोट्स तैयार करने के बाद में जो है मैंने इनको टाइपिंग के लिए भेजा है। उसके बाद में टाइपिंग होकर आते हैं और टाइपिंग होने के बाद ही आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो इसमें पूर्णतः आपको संशोधन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कभी कभार शब्दावली की त्रुटि हो जाए तो आप लोग अपनी तरफ से भी सहयोग प्रदान करने की कोशिश करें, आप अपने आप जो शब्द है उसको आप सही करने की कोशिश कर लें, ठीक है। चलिएगा, अब हम शुरुआत करते हैं आगे। अब सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय विरासत या सॉरी भारतीय विरासत कला संस्कृति का पहली यूनिट है जिसकी हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला संस्कृति के बारे में, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक है भारतीय संस्कृति, लेकिन आज की क्लास में मैं भारतीय संस्कृति का एक सामान्य परिचय आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि भारतीय संस्कृति के परिचय के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक बार चर्चा कर लेते हैं। पीडीएफ आपको जो है आपके ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत आपको है नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा, आज हम बात कर लेते हैं परिचय के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डाल सकते हैं अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आप परचेज कर लेना, अभी 1 महीने बाद में आपको परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। देखिएगा, भारतीय संस्कृति में विरासत तथा सभ्यता, यानी कि ये आपके टॉपिक है या सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति की, यानी कि संस्कृति होती क्या है, ठीक है। तो संस्कृति यानी कि कल्चर क्या है, जिसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी शब्दावली के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। और ये कल्चर क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस कल्चर के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि कल्चर जो है कहते किसे हैं और ये है क्या, इसकी कहानी क्या है, इसकी बल्ला क्या है, उसी को हम समझने जा रहे हैं। देखिए, संस्कृति जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है कल्चर। यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, ये लय लगा रखा है इसने, टाइपिंग करने वाले मिस्टेक कर दिए, तो आप यहाँ पर ऐसा करिएगा, कल्चर आप लिख लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा का शब्द है कल्चर, और कल्चर की बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है कल्ट। कल्ट शब्द से या फिर कल्टस जो शब्द है उससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये दो शब्द है, इनसे ये मिलकर अंग्रेजी भाषा में जो है कल्चर शब्द बना हुआ है। तो ये दोनों भाषा किस भाषा के हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी के अंदर। इसका अर्थ होता है जोतना या विकसित करना, जोतना या विकसित करना। यानी कि देखिएगा, संस्कृति का सामान्य से अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है जोतना या विकसित करना, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। तो विकसित करना या जोतना इसका सामान्य अर्थ होता है। इसके बाद में देखिएगा, अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति विरासत तथा सभ्यता। इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले, यानी कि संस्कृति क्या है। संस्कृति के बारे में हमने जाना कि संस्कृति क्या है। संस्कृति अंग्रेजी के कल्चर शब्द से बनी। कल्चर शब्द की बात करें, कल्चर शब्द जो है कल्ट से मिलकर बना या कल्ट से मिलकर बना हुआ है, जो कि किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, संस्कृति का अर्थ होता है जोतना या विकसित करना। शाब्दिक अर्थ के बारे में आपको समझ में आ गया। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। अब संस्कृति की मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृति की अवधारणाएं क्या है। चलिएगा, संस्कृति की अवधारणाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि संस्कृति की अवधारणाएं क्या क्या है। तो देखिएगा, संस्कृति की अवधारणाओं की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहली जो अवधारणा आपके सामने निकल कर आती है वो है आपकी, देखिएगा, तो पहले सबसे पहली जो अवधारणा आपकी निकल कर आती है उसका नाम है संस्कृति। यानी कि संस्कृति की अवधारणा है जिसके अंदर पहला आपका टॉपिक है, उसमें आप देखिएगा, संस्कृति जीवन की वह विधि है। संस्कृति जीवन की क्या है, विधि है। जैसे जो हम भोजन खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये शब्द जो उपलब्धियां हैं, ये जो सारे पक्ष है वो संस्कृति के ही पक्ष है। किसके हैं, संस्कृति के। आगे चलते हैं। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियां संस्कृति कही जा सकती है। दूसरा विचार ये है। तीसरा विचार है कि कला, संगीत, साहित्य, वस्तु, विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म, विज्ञान सभी संस्कृति के पक्ष है। यानी कि ये सभी भी क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। इसके बाद में यानी कि एक अगला टॉपिक है आपका जिसके अंदर मैंने लिखा है कि संस्कृति में अपने रीति रिवाज, परंपरा, पर्व एवं त्योहार, जीने के तरीके और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष पर अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। यानी कि ये सब चीजें मिलकर क्या कहलाती है, तो ये सब चीजें मिलकर संस्कृति कहलाती है। ये संस्कृति की अवधारणा बनती है। अवधारणा से तात्पर्य क्या है साहब, अवधारणा से तात्पर्य यह है
कि संस्कृति कैसे कहते हैं, संस्कृति का शब्द आपको पता चल गया, संस्कृति किस शब्द से मिलकर बनी है, इसका अर्थ आपको पता चल गया। इसके बाद में इसकी मान्यताएं क्या, यानी कि संस्कृति को लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित करने का तरीका ही अवधारणा कहलाता है। तो अवधारणाओं के आधार पर संस्कृति की अवधारणाएं जो है, जिस प्रकार से मैंने 4 अवधारणाओं के बारे में बात की। पहली अवधारणा मैंने बताई कि संस्कृति जीवन की विधि है। जीवन की विधि, विधि का मतलब होता है कानून, कानून का मतलब होता है नियम, और नियम का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि सिस्टम के हिसाब से चलना। यानी कि जीवन क्या होता है, संस्कृति जीवन का सिस्टम है, एक तरीके से विधि है, एक तरीके से कानून है। क्यों, ऐसा क्यों कह सकते हैं हम कि विधि या कानून हो सकता है? हम इसीलिए कह सकते हैं ये बात, क्योंकि जैसे हम जो भोजन खाते हैं, यानी कि हम जो फूड यानी कि जो भोजन खाते हैं वो हमारी क्या है, संस्कृति है। उसके बाद में जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जो भाषा हम बोलते हैं वो भी हमारी संस्कृति है। उसके बाद में जो देवी देवता या फिर भगवान जो गॉड है उसको हम जो पूजा करते हैं वो भी हमारी क्या है, कल्चर है, यानी कि हमारी संस्कृति है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिएगा, अलग अलग सिस्टम है। अगर आप बात करेंगे पश्चिमी देशों की हम बात करते हैं, पश्चिमी कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहां पर देखिएगा अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। हमारा भारत है, हिंदी भाषा बोली जाती है। अब अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। भारत के संस्कृति के बारे में जब आप पढ़ेंगे, भारत की संस्कृति पहला टॉपिक मैंने लिखा है ना, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो इसी प्रकार से क्या क्या कह सकते हैं कि कहीं लोगों का मानना है कि हम भोजन खाते हैं, हम बोलते हैं, हम पूजा करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, ये जीवन की जो भी विधि, जो भी कानून है, जो भी काम हम करते हैं, वो सारी चीजें संस्कृति में आती है। दूसरी अवधारणा ये कहती है कि एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सारी उपलब्धियां ही क्या है, वो भी सारी संस्कृति है साहब। ठीक है, चलो अब दूसरा यूनिट में यानी कि दूसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि कला, संस्कृति से सीधा सीधा आपका शाब्दिक अर्थ और आपके दिमाग जो है अब तक जो है एक ही चीज को कला जानता, सॉरी एक ही चीज को संस्कृति जानता था। संस्कृति आप उस चीज को जानते थे जो कला संस्कृति आप पढ़ते हैं और आपने छोटी क्लासों से आपने पढ़ते आए हैं और आप सुनते आए हैं। तो इसका अर्थ शायद आपको यही पता होगा कि कला संस्कृति कहते किसे हैं, यानी कि संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृति से आपका तात्पर्य यही था कि संस्कृति वो होती है जो हमारे संगीत है, हमारा पहनावा है, हमारे ये जो आसपास का वातावरण है। ठीक है, तो यही चीजें हमारा क्या कहलाता है, यानी कि संस्कृति कहलाता है। जबकि संस्कृति की अलग अलग डेफिनेशन है, संस्कृति की अलग अलग अवधारणाएं हैं, आपने समझ में आ गई। यानी कि मानव जीवन की एक विधि होती है, मानव जीवन जो जीवन जीता है वो भी संस्कृति के पक्ष होते हैं। और मानव जो है एक समाज यानी कि एक वर्ग का जो सदस्य होता है वो अपने मानव की सभी उपलब्धियां हैं वो भी संस्कृति कहलाएगी। तीसरी बात अगर बात करें तो यानी कि तीसरी बात है कि कला, संगीत, साहित्य और शिल्प, दर्शन, कला, धर्म इत्यादि चीजें भी क्या कहलाएगी, ये चीजें भी आपके संस्कृति के अंतर्गत ही आती है। चौथी बात मैंने ये बताई है कि संस्कृति में अपने रीति रिवाज जो कि अपनी परंपराएं हैं, अपने पूर्व यानी कि जो अपने पर्व है, पर्व यानी कि त्योहार है, हमारा जीने का तरीका है, जीवन के विभिन्न सारे आयाम है, पक्ष है, व्यक्ति विशेष के विचारधारा है, तो ये सारी चीजें भी हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, चलेगा अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से इसी विचारधारा को समझते हुए संस्कृति को जो है दो विभिन्न उप विभाग है, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रिंटेड मिस्टेक हो चुकी है। तो देखिएगा संस्कृति के दो क्या है, उप विभाग है। यहाँ पर आप आगे बीच में जो है उप विभाग लिखिएगा, उप विभाग है। और उप विभाग किस प्रकार के हैं ये देखिएगा। पहला विभाग है, संस्कृति के दो विभिन्न उप विभाग हैं, जिनमें पहला विभाग है आपका भौतिक। यानी कि भौतिक क्या होता है, देखिएगा भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, उस चीज को समझिएगा। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है, भौतिक पक्षों से हमारा संबंध रखती है। जैसे कि हमारी वेशभूषा हो गई, हमारा भोजन हो गया, घरेलू सामान हो गए इत्यादि। तो ये जो सारी चीजें, हमारी वेशभूषा हो गई, भोजन हो गए, हमारे सामान हो गए, घरेलू सामान हो गए इत्यादि चीजें जो है भौतिक संस्कृति कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक संस्कृति। समझ में आ गया, भौतिक संस्कृति का मतलब है सामने दिखने वाली चीज जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि हमारी वेशभूषा को हम छू सकते हैं, भोजन, हमारे घरेलू सामान उनको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना भौतिक की बात आ जाए, भौतिक भूगोल भी होता है, भौतिक एनवायरमेंट भी होता है। तो ये सारी चीजें जो भौतिक शब्द जहां पर लग जाए, भौतिक साइंस भी होता है, जहां पर भौतिक लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि भौतिक का मतलब क्या है, कि उस चीज को आप छू सकते हो। ठीक है, यानी कि वो चीज जिसको आप दृश्यात्मक रूप से देख भी सकते हो, उसको आप फील भी कर सकते हो, आप उसको छू भी सकते हो। ठीक है, तो वो चीजें भारतीय यानी कि अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति के दो उपविभाग रखे गए हैं। एक भौतिक है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन चीजों को रखा गया है, जो विषयों को जोड़ा गया है जो हमारे जीवन की भौतिक पक्षों के संबंध में है। जैसे हमारी वेशभूषा है, हमारा भोजन है, हमारे सामान है, हमारे घरेलू उपकरण है, ये सारी चीजें।
दूसरी बात है अभौतिक। अभौतिक क्या है? अभौतिक का मतलब यह है कि अभौतिक संस्कृति का संबंध है विचारों से, आदर्शों से और आपकी भावनाएं और विश्वास से। आदर्श और विश्वास और भावनाओं से, यानी कि आपकी भावनाएं। देखिएगा, अभौतिक संस्कृति का संबंध विचारों की बात करें, आदर्शों की बात करें, भावनाओं की बात करें और विश्वास की बात करें। देखिएगा, यहां पर एक शब्द है जिसको हम कहते हैं संबंध, यानी कि संबंधित जो विचार है, विचारों की अगर हम बात करें तो मानव की सोच, सीधी सीधी मैं बात कहूं तो मानव की सोच, यानी कि मानव के विचार क्या है। अभी देखिएगा, मैं आपके सामने जिस प्रकार से एक पेन के बारे में एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने पेन दिखाया। अब आप काफी सारे विद्यार्थी हैं, अब आप में से अलग अलग व्यक्ति कहेंगे कि ये डिजिटल पेन हो सकता है, आप में से काफी सारे विद्यार्थी कहेंगे कि ये टच पेन है, आप में से काफी सारे विद्यार्थी कह सकते हैं एंड्रॉइड पेन है, आप में से काफी सारे विद्यार्थी इसके अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, अलग अलग नाम देंगे। यानी कि ये आपके विचारधारा है। क्या है? ये आपके विचार है किस चीज के प्रति, यानी कि इस वस्तु के प्रति आपके विचार सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आदर्श और भावनाओं को जोड़ा गया है। ये अभौतिक इसलिए है क्योंकि ये आपके विचार है, जबकि ये कोई सा भी पेन हो, एंड्रॉइड पेन भी आपका कहना सही है, ठीक है, डिजिटल पेन भी आप इसको कह सकते हैं, वो भी बात आपकी सही है, लाइट वाला पेन भी आप इसको कह सकते हैं, वो भी बात सही है, क्योंकि ये आपकी विचारधारा है। अब इसको समझने वाले सामने के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला किस विचारधारा का है और वो किस प्रकार से समझ पा रहा है, ठीक है। और इसके बाद में तो उसकी विचारधारा जो है, यानी कि अभौतिक के अंदर आएगा। अभौतिक संस्कृति उसको हम कहेंगे कि हम सामने वाले की विचारधारा को जान नहीं सकते जब तक वो हमारे सामने पेश नहीं कर सकता। आदर्श और भावनाएं भी ऐसी ही चीजें हैं, जब तक हम किसी को आदर नहीं करेंगे तब तक वो हमारे बारे में जान नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति विशेष कैसे। जैसे हमारी भावनाएं जो है हम प्रकट नहीं कर पाएंगे, हम रोएंगे नहीं, हम हंसेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम चलेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, तो फिर इसी प्रकार की जो आपकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को अगर आप व्यक्त नहीं करेंगे तो आपको कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, आपको कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार से विश्वास की बात करें तो विश्वास आप लोग सभी जानते हैं कि विश्वास किसे कहते हैं, कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी धर्म के प्रति या किसी देवता के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति आपका क्या होना, भरोसा हो जाना, यानी कि उससे एक विशेष लगाव हो जाना, और लगाव के इतना लगाव हो जाना कि वो आपको, यानी कि आपका मानना ये हो जाए कि ये चीज मेरे सर्वप्रिय है और ये मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो उस चीज को हम विश्वास कहते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर एक यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी बात हम करते हैं। भौतिक और अभौतिक चीजें मैंने आपको समझाई है। अब आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान और यूपीएससी की प्रिपरेशन के समय में जो है एक चीज आपको देखने को मिलती है। भौतिक उस चीज को आप जोड़कर समझ सकते हैं और अभौतिक उन चीजों को समझ सकते हैं। यानी कि भौतिक तो वो चीजें होती है जो कि आपके दृश्यात्मक रूप से दिखती है, यानी कि जो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, अभी दृश्यात्मक रूप से कई लोग आपको जो है हेल्प करते हैं, कई लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, वो दृश्यात्मक है, यानी कि वो भौतिक है, आपको दिख रहा है। लेकिन अभौतिक ऐसी संस्कृति है, यानी कि यह भौतिक एक ऐसी चीज है जो कि आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर लें, आपके घर में, आपके परिवार में या फिर आपके आस पड़ोस के लोगों को ये पता नहीं है आपके प्रति वो किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। जब वो आपको कहेंगे कि आपका नहीं हुआ यूपीएससी में, तो कई सारे लोग आपके सामने दुख जाहिर करेंगे, कई सारे लोग आपके सामने खुशी जाहिर करेंगे, कई सारे लोग आप पर हंसेंगे। तो उनकी विचारधारा और उनकी भावनाएं जो है वो तब तक आपके सामने निकल कर आएंगे। उससे पहले आप उस व्यक्ति को क्या मानोगे कि ये व्यक्ति विशेष अच्छा है। इसलिए कहा जाता है कि सिविल सेवक बनने से पहले अपने विचारधारा में बदलाव लाए और कम बोले, अधिक सुने। कम बोलने का मतलब क्या होता है पता है? एक पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी है जो कि आपके इंटरव्यू में काम आएगी। इसलिए काम आएगी क्योंकि आप अभी से इस चीज को समझ लीजिए, आप सुनिए, सबकी बात सुनिए, आपकी समझदारी वाली बात को आप उसका जिक्र मत करिए। आप जितना साइलेंट रहेंगे, जितना चुप रहेंगे सभी लोगों के सामने, जितने मौन रहोगे, यानी कि अगर गलत हो रहा है तो आप मौन मत रहिए, लेकिन अगर आप जितने भी बातें हो रही है आसपास और आप अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं और आप जितने मौन रहेंगे तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। वहां पे पहचानने का मतलब क्या है? ना तो आपकी कोई विचारधारा वहां पर जान पाएगा, ना ही आपकी पोस्ट के बारे में या फिर ना ही आपके बारे में जान पाएंगे। पोस्ट तो हर कोई जान लेता है लेकिन आपको पढ़ नहीं पाएगा कोई भी व्यक्ति। तो हमेशा एक चीज को याद रखिए, जिस व्यक्ति के सामने आपको जाहिर नहीं करना होता है या फिर जिस व्यक्ति के सामने आप अपने विचार प्रकट नहीं करना चाहते हैं तो उसके सामने आपको बहुत कम बोलना है। ये चीजें हमारी अभौतिक संस्कृति में सिखाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखिएगा इसी प्रकार से आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय विरासत तथा सभ्यता के अंदर पहला टॉपिक आपका जो है, यानी कि संस्कृति जो आपका है, संस्कृति और सभ्यता। यानी कि संस्कृति जो आपके समझ में आ गई है, संस्कृति हम किसे कहते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में सभ्यता हम किसको कहेंगे, ये चीज आपको मैं बता देता हूं। देखिएगा संस्कृति और सभ्यता में दोनों में क्या अंतर है, इनके बारे में हम बात करते हैं। संस्कृति और सभ्यता, ऐसा आपका एग्जाम्पल में सवाल आएगा सीधा सीधा। तो आप देखिएगा कई बार हम जो ये शब्द है संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों शब्दों को हम क्या करते हैं, जोड़ कर पढ़ते हैं।
प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये दोनों शब्द साथ साथ में पढ़ने को मिलेंगे। वहीं पे बात हमेशा कहता रहता हूं कि शब्दावली पर विशेष ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना है, अन्यथा प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने का कोई रास्ता नहीं है अगर आप शब्दावली पर ध्यान नहीं देंगे तो। चलो, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता जो है यानी कि ये दो शब्द है, लेकिन इनको एक साथ पढ़ा जाता है और एक साथ पढ़ना जो है इनको गलत होगा। गलत इसलिए है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से गलत है। अब हम जान लेते हैं कैसे है। दोनों शब्दों का प्रयोग के साथ में लिखा हुआ यानी कि पढ़ा जाता है। दोनों शब्दों का प्रयोग जो है साथ में ही लिखा हुआ है और पढ़ा भी जाता है, लेकिन दोनों का संबंध अलग अलग होता है, क्योंकि संस्कृति शब्द का आंतरिक अनुभूति से संबंध होता है, जिसमें मन का, हृदय और पवित्रता का नीत होती है। इसमें यानी कि अगर हम बात करें तो विज्ञान, संगीत, यानी कि देखिएगा यहाँ पर कला लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, कल से थोड़ा सा प्रिंट मास्टर को थोड़ा सा डांटना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियों को समाहित है, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है? ये सांस्कृतिक चीजें। अब सभ्यता यानी कि संस्कृति के बारे में जैसे आप समझिएगा, संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति शब्द से अगर हमने सीधी सीधी बात करूं तो संस्कृति शब्द आपके समझ में आ गया है कि संस्कृति शब्द जो है यानी कि संस्कृति और सभ्यता दोनों बड़े साथ साथ जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि देखिएगा जिसमें यानी कि संस्कृति शब्द के आंतरिक अनुभूति होती है। आंतरिक अनुभूति का मतलब ये होता है कि मन के, हृदय से पवित्र रिश्ता जो है आपका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद में संगीत, नृत्य, मानव जीवन, उच्चतर उपलब्धियां समाहित होती है, जिन्हें हम सांस्कृतिक गतिविधियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक गतिविधियां हम इन चीजों को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं हम। एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है यहाँ पर, आप अगर ऐसा सवाल आता है तो आप एग्जाम्पल लिखकर आएंगे तो बहुत बेहतरीन आपको नंबर मिल सकते हैं। जैसे देखो, जैसे एक व्यक्ति जो निधन है, सत्य बात है कि एक व्यक्ति निधन है, जो कि वस्त्र जो है, जो कि पुराने वस्त्र पहना हुआ है, वह असभ्य तो कहा जा सकता है, यानी कि फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है तो वह असभ्य कहा जा सकता है, परंतु वह सबसे अधिक सुसंस्कृतित जो व्यक्ति है वो भी कहा जा सकता है, सुसंस्कृतित व्यक्ति भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है और वो जो है यानी कि बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये आवश्यक नहीं है कि वो सुसंस्कृतित व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर भी प्रिंट थोड़ी सी मिस्टेक है। आप लोग मैंने जो मैंने आपको विचार रखा है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, उसको आप दोबारा ध्यान से सुनिए। देखिएगा संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर यही है कि संस्कृति जो है भावनात्मक चीजें है। संस्कृति का मतलब भावनात्मक है और भावनात्मक का सीधा संबंध होता है आंतरिक संबंध, यानी कि हमारे से जुड़ा हुआ संबंध। आंतरिक संबंध की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति निर्धन है, एक व्यक्ति गरीब है, वो जो है फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है। अब उसको लोग बोलेंगे कि ये सभ्य नहीं है। अब देखो एग्जांपल देता हूं, जिस प्रकार से सिविल सेवा की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं। जब आपके पास में ग्रामीण व्यक्ति आता है, तो ग्रामीण व्यक्ति इस प्रकार से आता है कि उसका पहनावा और उसकी बोलचाल, उसका खान पान वो ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही होता है, तो उसका पहनावा एक अलग तरीका होता है। आप एक सिविल सेवक है, आपकी भूमिका अलग है और आप एक अलग व्यक्ति है, यानी कि आपको और उसमें अंतर यही है कि एक आम व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति की वहां की संस्कृति को देखना पड़ता है, उसके बाद में ही आप उस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं कि यह सभ्य व्यक्ति है या असभ्य है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने फिर नीचे दिखा है कि किसी व्यक्ति के एक व्यक्ति है जो तो बहुत गरीब है, वो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है, लेकिन वो उसकी सुसंस्कृति हो सकती है, वो उसकी सुसंस्कृति की पहचान हो सकती है, क्योंकि वो सभ्य व्यक्ति तो नहीं है। भले ही वो किसी व्यक्ति की नजर में सभ्य तो नहीं है, लेकिन सुसंस्कृतित व्यक्ति है, क्योंकि वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति ऐसी हो सकती है, ठीक है। चलो अब चलते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बिहार राज्य है। बिहार राज्य की मैं बात करूं तो बिहार राज्य में एक लुंगी लपेटता है, सामान्य रूप से लुंगी लोग लगाते हैं। अब हमारे राजस्थान की आप बात करो, हम यहाँ पर धोती कुर्ता पहनते हैं, और धोती कुर्ता की बात करें अंगुली हम पहनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे काफी समय पहले की बात कर रहा हूं। और वर्तमान समय में भी ग्रामीण क्षेत्र में वही चीजें चलती हैं, और महिलाओं का पहनावा भी अलग अलग होता है। अब आप लोग देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि जैसे बिहार की कोई व्यक्ति है, अब बिहार का कोई नेता है या कोई बिहार का कोई व्यक्ति है, तो वो लुंगी लपेट कर जाता है या फिर अपना गमछा जो अपने साथ में लेकर जाता है, तो उसकी पहचान वैसे ही कर देता है। वैसे उसकी बोली से पहचान कर ली जाती है, भाषा से पहचान हो जाती है व्यक्ति की, लेकिन फिर भी उससे उसकी एक विशेष पहचान होती है, विशेष लगा होता है, विशेष कहा जाता है कि बिहारी है, ठीक है। तो कई लोग जो है उसको क्या कहेंगे कि असभ्य लोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। असभ्य तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो उसकी सुसंस्कृति की पहचान है,
यानी कि वो सुसंस्कृतित व्यक्ति है कि वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ रहा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं पता है, आज अगर मैं पैंट शर्ट पहनकर बहुत वीआईपी अगर लग रहा हूं, या फिर मैं बहुत वीआईपी तरीके से बाहर निकल रहा हूं, जूते पहनकर या फटी हुई जींस पहनकर, छोटे कपड़े पहनकर अगर मैं निकल रहा हूं, महिला या पुरुष कोई भी हो, अगर मैं इस प्रकार से निकल रहा हूं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे पास पैसे तो काफी है, मेरे पास पैसे तो काफी है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं ना तो सभ्य हूं और ना ही सुसंस्कृतित हूं, क्योंकि मैं मेरी संस्कृति को पहले ही त्याग चुका हूं। क्योंकि मैं ये कपड़े पहन रहा हूं तो यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि मैं फटी पुरानी जींस पहन रहा हूं, यानी कि फटी हुई जींस पहन रहा हूं या फिर छोटे छोटे कपड़े में पहन रहा हूं, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं सभ्य नहीं हूं, मैं असभ्य व्यक्ति हूं। असभ्य व्यक्ति इसलिए हूं, यानी कि पैसे वालों की नजर में मैं सभ्य हूं, लेकिन जिनके पास में पैसा नहीं है मैं उनके सामने असभ्य इसलिए हूं क्योंकि वो उसका मानना यह है कि आप आपकी संस्कृति छोड़ चुके हो, संस्कृति छोड़ चुके हो। कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए कोई बिहारी व्यक्ति है, बिहारी व्यक्ति एक बढ़िया सूट बूट पहनकर जो है दिल्ली में नौकरी कर रहा है, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति बिहारी है, रियल में बिहारी तो है, लेकिन क्या वो सभ्य है? नहीं, उसको आप सभ्य कह सकते हैं, उस क्षेत्र के उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उस व्यक्ति को सभ्य कह सकते हैं, लेकिन वो उसकी संस्कृति त्याग चुका है, इसके लिए इसलिए आप उसको सुसंस्कृतित व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, सभ्य और सुसंस्कृतित शब्द ऐसा शब्द है जिसको अगर आप साथ लेकर चलेंगे जीवन में तो आपकी पहचान रहेगी, अन्यथा आपका ये तक पता नहीं चलेगा कि आप थे कौन इस दुनिया में। ठीक है, ठीक है। तो हर समाज क्या करता है, वर्तमान समय के समाज के दौर की बात करो या फिर आपके समाज की बात करो या मेरे समाज की बात करो, किसी भी समाज की बात करते हैं, तो वो वर्तमान समय के जो आप प्रथाएं मानते हैं, कुप्रथाएं मानते हैं या संचारित जो बातें मानते हैं, वो इसलिए प्रचलित है वर्तमान समय में क्योंकि वो व्यक्ति सुसभ्य, यानी कि उसको आप सभ्य व्यक्ति, सभ्य और सुसंस्कृतित व्यक्ति कह सकते हैं, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आपका कल्चर छोड़ चुके हैं, जैसे पहले आप अग्नि के फेरे लेते थे, ठीक है, और अग्नि के फेरे लेते हैं और आज लोग लव मैरिज करते हैं, यानी कि कोर्ट में मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट में शादी कर रहे हैं, तो माला डाली और बात कर रहे हैं। उसके बाद में आप शादी ब्याह में वर्तमान समय का दौर ऐसा हो रहा है कि आप स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, स्टेज पर जो है आशीर्वाद समारोह रखते हैं, आशीर्वाद और माला पहनकर ही आप शादी को मान लेते हैं, अंगूठी पहनाकर आप सगाई वगैरह कर रहे हैं, वो भी सारे कल्चर्स है। तो ये जो सारे कल्चर्स है ना, ये हमारे भारत के नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति का है। पश्चिमी संस्कृति कैसे, पश्चिमी संस्कृति हमारे देश में कैसे आई? क्योंकि बाहरी लोगों ने, फिल्म इंडस्ट्री ने उन चीजों को लाया, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या हो गए, असभ्य लोग हो गए और सुसंस्कृतिक लोग तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हम कपड़े वैसे पहनते हैं, हमारी सभ्यता जो है हम उसको भूल चुके हैं। हमारी सभ्य जो है, सभ्य आज भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो सभ्य और सुसंस्कृतिक व्यक्ति है मेरी नजर में। आज शहर के लोग जो है ना तो सभ्य व्यक्ति है, वो असभ्य ही मेरी नजर में है, और ना ही सुसंस्कृतिक व्यक्ति आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अपना कल्चर, अपना सिस्टम उन्होंने चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप असभ्य हैं और सुसंस्कृत हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलो, तो ये शब्द आपको समझना है, क्योंकि यूपीएससी में कई बार इंटरव्यू में जब आपको जज किया जाएगा तो इंटरव्यू में जज करते वक्त इन विषयों पर जो है विशेष जोर दिया जाता है, ताकि आपकी विचारधारा जो है आपके सामने, यानी कि आपकी विचारधारा जो है वो निकल कर आए। ठीक है, तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखना। सभ्य और सभ्यता और संस्कृति, सुसंस्कृति, ये जो चार शब्द है इनका आप विशेष डेफिनेशन याद रखना। सभ्यता का मतलब अलग चीज होती है, सुसंस्कृति का मतलब अलग होता है, संस्कृति का मतलब अलग है, असभ्य और सभ्य में अंतर अलग है। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, अमीर और गरीब व्यक्ति का एग्जाम्पल देकर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता। उसी पर बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक की चल रही है, तो उस टॉपिक में देखिएगा, अंत में जब हम संस्कृति के विषय पर विचार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये सभ्यता से अलग है, अर्थात संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, मानव का केवल शरीर का ढांचा ही नहीं है, वो 3 स्तरों पर जीता है और 3 स्तरों पर ही वो व्यवहार करता है। कैसे कैसे करता है? जैसे भौतिक का मतलब वो कपड़े पहनता है, खाना खाता है, वो अपने बर्तन वगैरह वगैरह, अपने आसपास की संस्कृति हो गई। दूसरा, मानसिक रूप से उसकी विचारधारा किस प्रकार की है। आपकी विचारधारा पश्चिमी संस्कृति को लाने की है, पश्चिमी संस्कृति अपनाने की है, तो आप एक सुसभ्य संस्कृतिक व्यक्ति नहीं हो सकते। दूसरा, आध्यात्मिक, यानी कि उसका जुड़ाव किस प्रकार का है, उसका अध्ययनात्मक कैसा है। यानी कि आपका, जैसे मान लीजिए अब आप मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं, मान लो आपके क्षेत्र में मंदिर मस्जिद को आपके माता पिता बहुत मानते हैं, आपका मानना है कि मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं है, तो आपका आध्यात्मिक विचारधारा ऐसे ही है ना, कि आपकी विचारधारा बदली हुई है। ठीक है, तो ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये सुसंस्कृति का एक लक्षण होते हैं, एक डायरेक्शन होता है, जो कि मैंने आपको बताया। ये सिविल सेवक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य की पहचान भले ही आप आपके साथ में नहीं लेकर चले, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि आप एक सभ्य व्यक्ति बनकर रहे, समाज में असभ्य ना बन जाए। और आपकी संस्कृति तो आपको छोड़ना ही पड़ता है,
क्योंकि संस्कृति इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में आपको सेवा देनी पड़ती है, इसलिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहे कि आपकी संस्कृति आप ना छोड़ें, चलेगा। तो इस प्रकार से जबकि सामाजिक और राजनीतिक रूप में जीवन जीने के उत्तम तरीकों को तथा चारों ओर से प्रकृति को बेहतर उपयोग जो है उसको सभ्यता कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सभ्यता। इतनी देर से तो मैं आपको समझा रहा था संस्कृति, अब समझिए सभ्यता किसे कहते हैं। सभ्यता देखिएगा, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में जीने के उत्तम जो तरीके हैं तथा चारों ओर की जो प्रकृति है उसका बेहतर उपयोग ही हमारी सभ्यता कहा जा सकता है। हमें क्या कह सकते हैं? उसी चीज को हम सभ्यता कह सकते हैं। यानी कि परंतु सुसंस्कृत होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जब एक व्यक्ति बुद्धि जो है और उसका अंतरात्मा के गहन स्तर पर अभिव्यक्ति होता है तब हम उसे संस्कृति कह सकते हैं। तब हम उसको क्या कह सकते हैं? संस्कृति कह सकते हैं। चलिएगा, अंतरात्मा को गहन स्तर पर अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसकी, यानी कि उसका गहन लगाव भी होना चाहिए, तब हम उसको क्या कह सकते हैं? सुसंस्कृतित व्यक्ति कह सकते हैं, सभ्यता व्यक्ति कह सकते हैं। अब बात करते हैं संस्कृति और विरासत पर कि संस्कृति क्या है और विरासत क्या है। संस्कृति और विरासत आपका टॉपिक नंबर 2 है, इसको देखते हैं एक बार। देखिएगा, संस्कृति का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। हम बहुत सारी बातें हमारे पूर्वजों से सीखते हैं और उन्हें जो है उनके पूर्वजों से सीखने को मिलती है और समय के साथ में, परिस्थिति के साथ में बदलाव होता रहता है और कुछ नई चीजें जोड़ी जाती है तथा कुछ नई चीजें छोड़ी जाती है और इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति है वो संस्कृति का स्थानांतरण होता रहता है। जो कि संस्कृति हमारे अपने पूर्वजों ने प्राप्त करते हैं उसे हम संस्कृति विरासत कहते हैं। यानी कि संस्कृति विरासत हम उसे कहते हैं। संस्कृति विरासत वो चीजें हैं जो कि हमारे पूर्वज प्राप्त करते हैं। यानी कि पहले हमारे पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से सीखा, उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से सीखा था और फिर उसके बाद में अपने पूर्वजों से अपन सीख रहे हैं, उसके बाद में अपने माता पिताओं ने उनसे सीखा, उनके माता पिताओं के बाद में अपन उन चीजों को सीख रहे हैं। अब अपन उस चीजों को सीख रहे हैं। अब उसी के बाद में मैंने यहाँ पर रखा कि पूर्वजों से सीखते चले जाते हैं और समय के साथ में और परिस्थिति के साथ में बदलाव संभव होता है तो बदलाव हम करते रहते हैं। जैसे मान लो कोई परिवार है, आज भी कई सारे परिवार ऐसे हैं जो कि अशिक्षित है और कई सारे परिवार ऐसे हैं जो शिक्षित है। अब शिक्षित आप हो जाएंगे, मान लीजिए आपके परिवार में आप शिक्षित है, आप एक सिविल सेवक बन जाते हैं, आपकी विचारधारा अलग है, आपको देश को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, आप किसी भी एक धर्म का पर्टिकुलर विचार नहीं करते, एक प्रचार नहीं करते हैं, तो आप एक अलग सभ्य व्यक्ति हो गए। ठीक है, आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं जबकि आपका परिवार, आपकी फैमिली का अलग डायरेक्शन है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों को छोड़ना पड़ता है। फिर आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी, यानी कि जिस परिवार में आप जी रहे हैं वो तो बदल नहीं सकते हैं, उनकी विचारधारा आप बदल नहीं सकते हैं, संभव नहीं है, बदला जा सकता है लेकिन संभव नहीं है कि बदला जा सकता है, 100% नहीं कह सकते। क्योंकि कई बार मैं भी मेरे फैमिली में रहता हूं तो मैं कई सारे मेरे परिवार के लोग हैं तो मैं उनसे कभी कभार बात कर लेता हूं तो जो अपने पूर्वज है उनको कहते हैं कि आपकी ऐसी विचारधारा क्या है, ये ऐसी बातें क्यों करते हो आप लोग। तो वो कहते हैं कि तुम ज्यादा समझदार हो गए आजकल के बच्चे, और आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार इसलिए हो गए क्योंकि आपको एजुकेशन मिल गया और ये एजुकेशन बहुत बेस्ट है। लेकिन एजुकेशन का आप फायदा उठाइए, नुकसान मत करिए, क्योंकि आप संस्कृति और सभ्यता के साथ में खिलवाड़ और उनके साथ में आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ठीक है, कोई भी हो, आदिवासी हो या मूल निवासी हो या फिर कोई भी हो, मतलब किसी भी जाति धर्म की मैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी के धर्म के साथ में, किसी जाति के साथ में आप खिलवाड़ ना करें, इतना ही आप ध्यान रखें। चलेगा, तो एक राष्ट्र भी संस्कृति को जो है विरासत के रूप में प्राप्त होता है और जिसे संस्कृति यानी कि जिसे राष्ट्रीय संस्कृति विरासत हम लोग कहते हैं। यानी कि हमें जो राष्ट्र मिला है, जो हमें देश जो मिला है, वो भी हमें विरासत में ही मिला है, क्योंकि अपन ने तो बनाया नहीं है, क्योंकि अपने पूर्वजों ने बनाया होगा, अपने पूर्वजों ने भी नहीं बनाया, क्योंकि उनको भी वो चीजें विरासत में मिली है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक जो देश है वो भी हमें किसमें मिला है? विरासत में मिला है। ठीक है, तो एक राष्ट्र मिला। इसके बाद में देखो, मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्कृति जो है विरासत को अपने पूर्वजों से प्राप्त होती रहती है, उस पर हमें गर्व होता है। जो जिस प्रकार से ताजमहल हो गया, स्वामी नारायण मंदिर हो गया जो कि गांधीनगर नई दिल्ली में है, आगरा का लाल किला हो गया, इसके बाद में दिल्ली की कुतुब मीनार हो गई, इसके बाद में मसूरी महल हो गया, देलवाड़ा में जैन मंदिर हो गया राजस्थान में, इसके बाद में अमृतसर का स्वर्णिम मंदिर हो गया, इंडिया गेट हो गया, आदि हमारी विरासत के महत्वपूर्ण स्थान में है। ठीक है, तो ये हमारे विरासत के क्या है, यानी कि विरासत के महत्वपूर्ण स्थान आपके हैं, जिनमें आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर इस प्रकार का कोई सवाल आपके सामने आता है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिएगा इमारतें, शिल्प कृति के अलावा भी जो उपलब्धियां हैं या दर्शन है, जो ज्ञान है, ग्रंथ है, जो वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज और विरासत है, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो खोज की है या फिर जो आविष्कार किए हैं वो भी हमें किसमें मिले हैं बेटा? विरासत में मिले। अब विरासत में हमें कौन कौन सी चीजें मिली है वो देख लीजिएगा।
विरासत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में प्रमुख खोजें जो कि हमें विरासत में मिली है, कौन कौन सी चीजें मिली है देखो। गणित और खगोल विद्या और ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट और भास्कर आचार्य ने जो है क्या किया है, यानी कि हमें ये उपलब्ध करवाया है। ठीक है, इसी प्रकार से खगोल और ज्योतिष विद्या के अंदर यानी कि ज्योतिष क्षेत्र के अंदर उन्होंने उसके जनक उसको आप कह सकते हैं आर्यभट्ट को, शून्य का आविष्कार आप कह सकते हैं, अंकगणित जो है उसका आविष्कार आप इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार भौतिक शास्त्र का यानी कि कानद और वीराहरी जिन्होंने बहुत योगदान है इनका। रासायन शास्त्र का जैसे नागार्जुन को आप कह सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा औषधियों के क्षेत्र में जो है हमारी पतंजलि जो है हमारी भारतीय संस्कृति विरासत का जो है प्रगट है। प्रगट का मतलब एक खजाना है, बहुत बड़ा क्या है हमारा एक खजाना है। ठीक है, प्रगट है यानी कि पतंजलि वो नहीं है, बाबा रामदेव वाले की बात नहीं कर रहा हूं। पतंजलि एक हमारी आयुर्वेदिक जो संस्था है और उसका एक प्रारूप तैयार करके जो है बाबा रामदेव ने उसको संचालित किया है, उसी नाम से चलेगा। तो इसी बात में देखिएगा हमारी भारतीय संस्कृति विरासत हम एक दूसरे को बांधे रखती है। जैसे भारतीय साहित्य और धर्म ग्रंथ विजय और वेद उपनिषद गीता योगा आदि जो है हमें क्या करती है विरासत में और हमारी संस्कृति में हमें बांधकर रखती है। ठीक है, तो संस्कृति और विरासत के अंदर इसी तरह से हम विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति विरासत हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा यूजफुल हमारे लिए है। चलिएगा, इसके बाद में आज के लिए हमारे जो मुख्य सेशन जो है आज की जो हमारी क्लास रही है यानी कि भारतीय संस्कृति का एक सामान्य परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, संस्कृति के परिचय के बारे में बात की है। अगली क्लास में हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करेंगे, भारतीय संस्कृति का सामान्य परिचय समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्राचीन काल की संस्कृति कला संस्कृति के बारे में विरासत के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर मध्यकालीन फिर आधुनिक, इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए देखिएगा मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग के लिए देखिएगा इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं और इस यूनिट से जो है लगभग 5 सवाल मैंने निकाल कर लाया है जिनका जवाब आपको 150 शब्दों में देना है और आपको प्रत्येक दिन जो है एक सवाल हल करना है जो भी सवाल आपको दिया जाए। इस प्रकार से देखिएगा संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है इसको स्पष्ट कीजिए और साथ ही में तथा संस्कृति तथा सभ्यताओं की 2 समानताएं भी लिखिए, दोनों चीजों की 2 समानताएं लिखिए। अगर आप इसके मेंस के साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करते हैं नोटबुक ले लीजिए बढ़िया मोटी सी और उसमें अगर आप लगातार जो है यूनिट्स का आप प्रैक्टिस करते चलते हैं तो उसके बाद में आपको रिवीजन करने के लिए नोट्सों की या क्लासें देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने जो क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है उसी को आप मैचिंग करिएगा कि आपने क्या लिखा है, आपने क्या पढ़ा है, उस चीज का तब पता चलेगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो जिस चीज की आप आंसर राइटिंग करेंगे वो चीज आपको जीवन भर याद रहेगी, इसलिए आप एक बढ़िया सी अच्छी सी कॉपी बनाइए, एक नोटबुक बनाइए। नोट्स बनाना आप छोड़ दीजिए क्योंकि नोट्स आप ऑनलाइन डायरेक्ट परचेज कर लेना, इतना समय आपके पास है नहीं है और फिर भी अगर आपके पास लगता है कि आपको समय है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप एक नोटबुक लीजिए, बहुत अच्छी सी मोटी सी नोटबुक ले आइएगा जिसके ऊपर जीएस पार्ट 1 लिख दीजिए, जीएस पेपर 1 लिख दीजिए और जीएस पेपर 1 के अंदर भारतीय कला संस्कृति के अंदर जो है आपको क्वेश्चन जो है एनालिसिस करना चाहिए पर डे, क्योंकि ये यूनिट वाइज हम चल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हम चल रहे हैं, यूनिट वाइज चल रहे हैं। तो यूनिट के अंदर भी मैं यूनिट वाइज भी जो है आपको हमेशा सवाल लिखवाते चलूंगा और आगे मैं इनमें ये भी बताता रहूंगा। अभी मैंने विश्लेषण नहीं किया इतना, लेकिन आगे मैं ये भी इतने बताने की कोशिश करूंगा कि 2013 से 2022 के बीच में मेंस एग्जाम में ये सवाल आ चुका है और इस प्रकार के सवाल बन चुके हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा बहुत जल्दी। तो आज का होमवर्क आपका हो गया, 5 सवाल आपके लिए है जिसको आप 3-4 दिन में आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है तथा संस्कृति और सभ्यता की 2 समानताएं लिखिए। दूसरा आपका है संस्कृति विरासत क्या है, कुछ उदाहरण देते हुए इसको समझाइए, जिसके अंदर आपको ताजमहल और इनका ही एग्जाम्पल नहीं देना है और भी हमारी विरासत में बहुत सारी चीजें मिली हुई है हमें, तो उनका भी एग्जाम्पल आपको जोड़ के देना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील है और अनुमति देने योग्य व्यवहार का है, व्यवहार से क्या अभिप्राय हो सकता है, यानी कि संस्कृति के लिए हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि गतिशील है। संस्कृति हमेशा बदलती कैसे रहती है कि पीढ़ी दर स्थानांतरण हो रही है। शब्दावली आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसकी जो है यानी कि शब्दावली जो संस्कृति गतिशीलता के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी अनुमति यानी कि योग्य व्यवहार जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको जो है इससे अभिप्राय आपका ये होना चाहिए कि योग्य व्यवहार का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से नवयुग पीढ़ी हमारी है, नवयुग पीढ़ी हमारी चल रही है, तो उसको हम किस प्रकार से गाइड कर सकते हैं कि वो संस्कृति को बचा कर रखे। ठीक है, और संस्कृति को हमेशा वो संस्कृति के साथ में जुड़े हुए, तो इन चीजों का। इसके बाद में चौथा है कि संस्कृति एक सभ्य जीवन है, ये हम कह सकते हैं। वो कौन सा व्यक्ति समाज के एक असंस्कृति कहलाता है, यानी कि क्या कहलाएगा, संस्कृति एक सभ्य जीवन है, वह कौन सा व्यक्ति समाज के एक असंस्कृतिक कहलाएगा, यानी कि असंस्कृतिक व्यक्ति कौन सा कहलाएगा जिसको हम असंस्कारित कह सकते हैं,
तो वो व्यक्ति कौन सा कहलाएगा उसके बारे में आपको जिक्र करना है। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको अमीर गरीब का दिया था वैसे ही आप किसी का भी एग्जांपल इसमें सेट कर सकते हैं। इसके बाद में संस्कृति का सामान्य विशेषताएं क्या क्या रही है उनके बारे में भी आपको जिक्र करना है। तो संस्कृति की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है उनके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर मैंने एक लास्ट में एक चीज लिखी है और इसका जवाब आप लोगों को देना है मुझे, क्योंकि आपको लिखना है। इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखवाई है कि संस्कृति की सामान्य विशेषताएं क्या है। संस्कृति की सामान्य विशेषताएं क्या है इनके बारे में आपको लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेगा। आप लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो उसके बाद में अगली क्लास में या फिर इसका दोबारा जब मैं आपके जब सवाल जब आप लोग सबमिट कर देंगे वापस व्हाट्सएप पर, आपको पर्सनल सेंड करना होगा। जब आप सब लोग जो है आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबरों से आप सेंड कर देंगे।